आज के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मंकी पॉक्स, ये जो वायरस है ये कई बार ना हमें स्मॉल पॉक्स जैसा लगता है, ठीक है। कुछ हद तक सिमिलर है बट कुछ हद तक डिससिमिलर है। तो कुछ स्टेटमेंट देखते हैं कि इसके चलते क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है। गलत तो पूछा नहीं है, सिर्फ सही बताना है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मंकी पॉक्स वायरस इज एन ऑर्थोपॉक्स वायरस. The symptoms of monkeypox are similar to smallpox. The disease cannot be transmitted from infected animals to humans. Fourth, recently Congo declared the outbreak across the country a health emergency. कौन कौन सी सही है, कितनी सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कॉन्गो की, तो आपको पता है कि ये अफ्रीकन कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, विच रिसेंटली डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक अक्रॉस द कंट्री अ हेल्थ इमरजेंसी। वहाँ पे ये बुरी तरीके से फैल गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने सोचा इस पर क्वेश्चन बनाया जाए। क्योंकि कोई भी न्यूज़ में अगर कुछ भी एक टॉपिक चल रहा है तो उससे स्टैटिक अप्लाइड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वायरस का केस है, ये इस कंट्री में फैल गया है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब जो पॉक्स वायरस है, येस ऑफ कोर्स इट इज़ एन ऑर्थोपॉक्स वायरस विच इज़ अ जीन्स ऑफ वायरसेस डेट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेरेलो वायरस विच कॉजेज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, जो कारण है, जो रीज़न है, और मंकी पॉक्स का वायरस का जो रीज़न है, दोनों का सेम है, ठीक है। वैक्सीना वायरस विच वॉज यूज इन दी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। इसीलिए इसे ऑर्थोपॉक्स वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो वायरस का जीन्स है और उसके अंदर जो है विच ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियोला वायरस, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Monkeypox causes symptoms similar to smallpox, although they are less severe. Less severe होते हैं, बट जो causes होते हैं, symptoms जो होते हैं वो similar होते हैं as to this smallpox, इसीलिए statement 2 भी correct है। लेकिन जब बात आती है ना थर्ड स्टेटमेंट की, तो समवेयर दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वो क्या कहता है कि भाई ये एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर किसी को मंकी पॉक्स है तो वो एनिमल्स में, वो ह्यूमंस में फैल जाता है। मंकी पॉक्स इज़ अ जूनोसिस that is a disease that is transmitted from infected animals to humans. आप सोचिए ये सिंगल स्टेटमेंट भी होती ना जोनोसिस, कि भाई मंकी पॉक्स जोनोसिस है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जोनोसिस मतलब एक ऐसी बीमारी जो इन्फेक्टेड जंतु एनिमल से आपके ह्यूमंस में भी पहुंच सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुछ केसेस ऐसे होते हैं विच अकर्स क्लोज टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनहैबिटेटेड बाय एनिमल्स डेट कैरी दी वायरसेस। तो ये जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जिनको ये मंकी पॉक्स हो जाता है, वो ज़्यादातर कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। मंकी पॉक्स वायरसेस इन्फेक्शन हैज़ बिन डिटेक्टेड इन दी स्क्विरल्स, गैम्बियन, पॉस्ट रैट्स, डॉर्माइस एंड सम स्पेसिस ऑफ द मंकीज। हैंस थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगी, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे थे, कहीं ना कहीं इट शोज द कॉन्फिडेंस ओवर द फैक्ट्स यू मस्ट इट्स रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितनी सही है, यानी एक एक स्टेटमेंट पे आपकी कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है सेम पैटर्न इस बार पूछा जाए, बट आपको हर पैटर्न से तरीके से तैयार रहना है। सीधा सा फंडा है, आपको हर एक स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंट रहना है, पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी के ऊपर है। द प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर्स शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सेकेंड है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेजिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं सही है।
कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं इनिशिएट होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो सकती है अगर ऐसा क्रिमिनल केस कुछ आता है, बट नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। कोई भी प्रोसेस जो उनको जेल में डालना है, इम्प्रिजनमेंट करना है, अरेस्ट करना है, वो नहीं है, बट प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएट। ठीक है, ये हो सकता है, हैंस सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाई इट इज करेक्ट? यस, Article 361 of the Constitution, which deals with the immunity to the President and the Governor, states that they shall not be answerable to any court for their exercise एंड परफॉर्मेंस। अगर वो कोई भी पावर और ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि वाई वी नो दिस फैक्ट, बिकॉज दे वर्क अंडर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, स्टेट पे बात करें, तो भी आपका चीफ मिनिस्टर है, वो लेड करता है। गवर्नर्स वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसीलिए दीज आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, ये एक इसके पीछे रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू स्वेल वेव्स। अच्छा, स्वेल वेव्स जो होती है ना, नाम से ऐसा लगेगा कि कुछ हटकर है, इट इज़ नन अदर देन इट इज़ हाई वेव्स। ठीक है, इन्हें हाई वेव्स कहा जाता है। तो इसके रेफरेंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दीज वेव्स आर फॉर्म्ड बाय एन ओशियन स्वेल ड्यू टू लोकल विंड्स। ये जो आपकी हाई वेव्स हैं, स्वेल वेव्स हैं, ओशियन स्वेल है, ये लोकल विंड की वजह से बनती हैं। क्या ये सही है? स्वेल वेव्स आर फास्टर देन सुनामी वेव्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? पहले तो ये समझ लिया कि हाई सीज वेव्स जो होती हैं उनको स्वेल वेव्स कहा जाता है। ठीक है, अभी ये हाल ही में फोरकास्ट किया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने कि भाई आपके कई राज्यों में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये हाई वेव्स हिट हो सकती हैं, जैसे गोवा है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गुजरात एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे हाई वेव्स महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब स्वेल वेव्स है क्या? बेसिकली दीज वेव्स आर फाउंड बाय एन ओशियन स्वेल, hence the name swell surge, but it does not happen or occur due to local winds, but rather than due to distant storms like hurricanes or even long periods of first gale winds। जब हरिकेन्स आता है तो आपका ये हाई वेव्स आता है। आपको पता है हरिकेन्स कैसे आता है? तो जब एयर एनर्जी लेकर मैसिव, जब स्टॉर्म आया, तूफान आया, है ना, तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एयर टू द वाटर, डेट रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्सट्रीमली हाई वेव्स। ठीक है, सो इट हैपन्स ड्यू टू नॉट सुनामी, नॉट लोकल विंड्स, इट हैपन्स ड्यू टू हरिकेन्स काइंड ऑफ स्टॉर्म्स विच जनरेट्स हाई और मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी एयर लेके ट्रांसमिट करती है, वाटर तक पहुंचती है और वो हाई वेव्स क्रिएट करती है। सच वेव्स कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टॉर्म सेंटर बिफोर स्ट्राइकिंग द बीच। अनलाइक स्वेल वेव्स, सुनामी क्या है ये देखो। सुनामी इज अ सक्सेशन ऑफ अ मैसिव वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। एक ऊपर है और एक नीचे है। अगर आपके कोई अंडर वाटर के अंदर हलचल कैसे होती है? क्योंकि प्लेट्स हैं, घूम रही हैं। अर्थक्वेक अगर आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है? प्लेट्स टकराती हैं, अर्थक्वेक आया तो वो पानी के अंदर भी महसूस हो रहा है, तो उससे चलते आपका क्या आता है? सुनामी अकर होता है। तो स्वेल वेव्स का सुनामी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात स्वेल वेव सुनामी से ज़्यादा फास्टर होता है? नहीं, सुनामी आर approximately 10 times faster than the swell waves। ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं, बट कुछ क्वेश्चंस मेरी कोशिश है कि करंट के साथ साथ आपका अगर स्टैटिक पोर्शन वाला कोई मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन बन जाए तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मतलब मेरी मेहनत सफल है।
अब ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपको फाइंड आउट करना है कौन सी कितनी स्टेटमेंट सही हैं। द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड बिटवीन 2014-15 टू 2021-22। ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह के इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, ये फैक्ट है, दिस इज ओनली फैक्ट, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट रिलेटेड। कई बार एस्पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई फैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द यूपीएससी, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन, यूपीएससी आस्क फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन प्रीलिम्स एज वेल। तो ये आपका क्या है कि भाई फैक्ट है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है इन वर्षों में या नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट, देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज, लगातार बढ़ रहा है, इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर बिटवीन 2014-15 to 2019-20. The expenditure on government financed insurance has decreased between 2013-14 to 21-22. जो आपका इंश्योरेंस का खर्चा है वो आपका डिक्रीज़ हुआ है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हुआ है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे। मतलब बेसिकली ये है, ये हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जो है, जो हर एक आदमी का एक पॉकेट से, मान लो 100 रुपये वो कमा रहा है, 100 रुपये में उसका 50 रुपये लगातार इन वर्षों में इंक्रीज़ हो रहा है, 50 रुपये, 100 रुपये, 50, 60, 70, 80, तो ये लगातार बढ़ रहा है, डैट इज़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है। देखते हैं कितनी सही है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर ये रहा है, ये सरकार का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, और ये प्रूफ होता है कि सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, देखो ये सरकार का खर्चा है, ये एक इंडिविजुअल का खर्चा है, ठीक है, ये सरकार का खर्चा है। सोचिए, सरकार की अपनी ही चीज़ें हैं और वो हमेशा सही दर्शाती है कहीं ना कहीं। खैर, ये पॉलिटिकल स्टंट है। अब देखो, इसमें पॉलिटिकल स्टंट मतलब एक अपोजिशन पार्टी का हमेशा ऐसा रहता है कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट जो डाटा शो कर रही है दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ये एक डिबेटेबल इशू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी डाटा के अनुसार सरकार का खर्चा जो है वो बढ़ा है 63%, इट इंक्रीज, ये इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ जीडीपी का 1.13% हम यूज़ करते थे, नाउ वी आर एक्सपेंडिंग 1.35% इन 2019-20। तो सरकार ने अपना हेल्थ खर्चा बढ़ाया है। कई देखा होगा आपने, अच्छी अच्छी हेल्थ सुविधा मिल रही है, बहुत सारी मुफ्त सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटल की जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। तो ये सरकार के इनिशिएटिव, यानी सरकार ने अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड, वाई इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस इंश्योरेंस, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये बढ़ा है ना कि डिक्रीज़ हुआ है। सरकार इंश्योरेंस को फाइनेंस ज़्यादा कर रहा है। दिस रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन दी ABPMJI एंड स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। रही बात आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, 47.1%, क्योंकि जब सरकार इनिशिएटिव लगा रही है, सरकार गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रही है, तो हर इंडिविजुअल का जो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो समवेयर वुड डिक्लाइन, हैंस सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी आर दी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, सभी को पता है ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया एंड नेपाल, नेपाल एंड भूटान, इंडिया एंड चाइना, नेपाल एंड चाइना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1, इंडिया एंड नेपाल। देखो, नेपाल ने अनाउंस किया था कि भाई वो ₹100 करेंसी नोट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी विद अ मैप ऑफ द कंट्रोवर्शियल एरियाज ऑफ लीपू लेक, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी, which India has already labeled an artificial enlargement and untenable. Nepal completed the process of updating its political map on 18 जून 2020। ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये उनका हिस्सा है। इंडिया मेंटेन्स लीपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा बिलोंग्स टू इट। नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर of over 1,850 kilometers with the 5 Indian states, Sikkim, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and
उत्तराखंड। ठीक है जी। तो ये आपका जो है ये लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिधुरा, ये आपका इंडिया का ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। द राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। पहली स्टेटमेंट है द राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी वोट। सेकंड स्टेटमेंट है वोटिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड कैन बी रिपील्ड। आपको पता है वोटिंग राइट के ऊपर बात चल रही है, पूरा इलेक्शन चल रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो वोटिंग राइट है क्या वो फंडामेंटल है, क्या वो स्टैट्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। द राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। येस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। वोटिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट कैन बी रिपील्ड। ये फंडामेंटल राइट कहीं पे भी क्या संविधान में लिखा है? नहीं, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। अगर हम बात करें 1975 के केस की, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, they recognize that free and fair elections are a part of the basic structure of the Constitution of India and any laws or policies that would violate this principle can be struck down. ठीक है। लेकिन सेम वे इट इज़ नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये होना है, बट ये आपका वोटिंग राइट, राइट टू वोट, ये आपका स्टैट्यूटरी है, ना कि फंडामेंटली। प्योर एंड सिंपल अ स्टैट्यूटरी राइट। अब ये किस केस में कहा था? 2006 में, इन द केस ऑफ कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला केस आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है पूछ दे, नहीं तो यूपीएससी के मेंस में आप ये अपनी एक स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड कैन बी रिपील्ड. The same was held for the right to be elected by the bench, ruling that laws enacted by parliament could regulate both these statutory rights. ठीक है जी। एग स्कल रूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक मुद्दा है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। रिसेंटली यानी 23 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था इस पे आधारित एक केस। तो ये पता होना चाहिए ये एक्सकल रूल है क्या। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो ये क्रिकेट है, इलेक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, दिस इज नन ऑफ द अबव। क्या है ये एक्सकल रूल? सिंपल सी बात है। 2005 में अगर मैं बैकग्राउंड देखूं तो एक केस हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश की वुमेन थी जिनका हॉस्पिटल में वो अपना ऑपरेशन कराने जाती है अपेंडिक्स का, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, अपेंडिक्स तो निकाल देते हैं बट पेट में एक सिरिंज, एक सुई जो है 2.5 सेंटीमीटर की वो डाल देते हैं। ठीक है। 4 साल तक पेन होता है, भटकती रहती हैं, इतना खर्चा, जगह जगह हॉस्पिटल में जाती हैं, लोग अपना सेकंड ओपिनियन लेते ही हैं। तब जाके उन्हें पता चलता है कि उनके पेट में तो भाई एक सिरिंज रह चुकी है। तो वो जाती हैं, अपना मुआवजा मांगती हैं, कंज्यूमर फोरम जाती हैं, वहाँ पे उनको 5 लाख का मुआवजा मिलता है, अवार्ड होता है, लेकिन हॉस्पिटल मना कर देता है। फिर वो दूसरा जो है पहले वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाता है, हॉस्पिटल जो स्टेट कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे जाके इस 5 लाख को रिड्यूस करके 1 लाख कर देता है। अब फिर विमेन जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब वहाँ पे ये खारिज हुआ कि भाई 5 लाख अवार्ड तो मिलना चाहिए, लेकिन ये एक्सकल रूल कैसे अप्लाई हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल है, एक्सकल, ये हमारा खोपड़ी है। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान का कंपेयर किया है एक एवरेज, एक उस पर्सन से जो ऑलरेडी बीमार है। ठीक है। ये खोपड़ी हमारी इतनी मजबूत है, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो सेफ है ना, इसको मारेंगे, ऐसे करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन जो अंडा होता है उसकी जो अंडे की जो परत होती है, छिलका होता है, वो बहुत ही नरम होता है, ऐसे चम्मच से भी तोड़ते तो फट जाता है ना। तो अंदर का माल बाहर आ जाता है, अंदर का जो उसका एग होता है। इसी तरीके से इसको ये कहा गया है, ये कैसा रूल है, अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा और दूसरा व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, ठीक है, उसका एग शेल स्कल है, मतलब उसका वो पहले से ही कमज़ोर है, तो अगर आपने उसको मारा है
कि इस इंटेंशन से, तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। एक केस हैपन हुआ था, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, दूसरा लड़का जो था वो ऑलरेडी उसका जो पैर था वो बहुत वीक था, उसको मारा और उसके मारने से वो लंगड़ा हो गया। तो ये नियम के अनुसार कोर्ट ये कहती है कि भाई आप जिसने जिस इरादे से मारा उसको मुआवजा देना पड़ेगा। ये कई बार हम कहते हैं ना, भाई मैंने तुझे क्या मारा, मैंने तो तुझे हल्का सा टच किया था, तू तो ऑलरेडी गिर गया, तुझे तो पहले से चोट लगी है, मैं इसका हर्जाना नहीं भरूंगा। अरे भैया, आपने जो इरादा रखा वही गलत है, आपने उस इरादे से मारा ही क्यों? चाहे वो एवरेज पर्सन हो या फिर वो आपका एक्चुअल स्कल पर्सन हो जो वीक हो, आपने मारा क्यों? तो ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है हर उस इंसान को, विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है कि भैया सामने वाले को कि आपको देना ही पड़ेगा, आपकी ये लाइबिलिटी है आपकी लाइबिलिटी है कि आपने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो थी उस व्यक्ति की, उस पर चोट पहुंचाई, उसको नेग्लिजेंस किया, तो आपको पे करना पड़ेगा। डिस्पाइट इट्स नेम द एक्शेल स्कल रूल अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ इंजरीज इंक्लूडिंग फिजिकली, इमोशनल, साइकोलॉजिकली हार्म। अब सोचो, कोई ऑलरेडी बहुत साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कोई बीमार है, कोई एवरेज पर्सन नहीं है, वो इंटरनल मेंटल इशू से उससे गुजर रहा है, आपको नहीं पता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे नोन में हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, उनके ब्रेन की प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप उस व्यक्ति को, जो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप उस व्यक्ति को ले जाकर मारोगे, धक्का दे दोगे, उसको झटका लग जाएगा, तो आप सोचोगे भाई मेरे इस झटके से वो कैसे गिर गया, वो गिर गया सामने वाला। भाई वो ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, उसका इलाज चल रहा था, आपको नहीं पता था, बट आपको मुआवजा देना पड़ेगा। आपने वो इरादा ही क्यों रखा उसको गिरने का? ये ओवरऑल ये है टोटल एक्शेल स्कल रूल, ठीक है, जो एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल है विच इज़ अप्लाइड इन सिविल लिटिगेशन, जो सिविल लिटिगेशन में यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। ये क्लियरली कहता है ऑल विक्टिम्स शुड बी फुली कंपनसेटेड फॉर देयर लॉस इवन इन सिचुएशंस वेयर द विक्टिम वाज मोर ससेप्टेबल टू इंजरी ड्यू टू प्री डिस्पोजिंग कंडीशन और प्री एग्जिस्टिंग इंजरी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानू विच इज़ हु ऑल्सो नोन एज अमेजॉन ऑफ अलीगढ़ is related to which of the following sports? बैडमिंटन, रेसलिंग, आर्चरी, कबड्डी। तो ये आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। ये आपकी रेसलर है, ठीक है, ये आपकी रेसलर है। ये कौन है? ये अलीगढ़ में। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछागा, सिर्फ ये एक वनडे टाइप का क्वेश्चन है। कई बार स्पोर्ट्स से भी यूपीएससी ने पूछा है, अगर कोई स्पोर्ट्स फेमस चल रहा है तो पूछ सकता है, इसलिए कोशिश रहती है चाहे छोटा ही लेवल का स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो, आप उस स्पोर्ट्स से भी टच में बने रहिए, उसे बिल्कुल ही कम्प्लीटली इग्नोर मत कीजिए कि भाई आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी भी पूछ सकता है। सो विद दिस क्वेश्चन आई एम कंक्लूडिंग माई हियर करंट अफेयर सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।